Hello everyone. Today we are here to discuss the Lead Code Weekly contest. And Kishal will be taking the first three questions of this contest, and I will be taking the fourth one. So hello guys, my name is Kishan Jaiswal and I am here for discussing the Cleat Code contest for 19, which was held on this Sunday. So I have solved three questions from this contest. That is A, first, second, and third. So I will discussing only these three questions. So let's go toward our first question. So our first question is find x sum of all k along subarrays 1. So let's discuss the question statement first. In this question, we have given an array nums which has n integers and also two more integers k and x. So the x sum of an array is calculated by the following procedure. जो x sum होगा array का वो हमें कैसे फाइंड करना उसकी प्रोसीजर हमें गिवन है. तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें जितने भी एलिमेंट्स है उस अरे के अंदर हमें उनकी अक्रेंसेस को काउंट करना है. आफ्टर दैट हमें इनमें से टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकालने हैं. ठीक है, अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का अकरेंस सेम होता है तो हम ये चेक करेंगे कि उनकी उनमें से बिगर वैल्यू किसकी है. लाइक अगर मेरे पास एक एलिमेंट 1 है जिसकी अकरेंस 2 है एंड एक एलिमेंट 2 है जिसकी अकरेंस 2 है, तो इनमें जो बिगर एलिमेंट है विच इज़ 2, हमें उसको अपना आंसर कंसीडर करके आगे बढ़ना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टिंग अरे. हमें जो भी रिजल्टिंग अरे है उसका सम कैलकुलेट कर देना है. और हमें एक नोट है इसमें गिवन कि दैट इफ एन अरे हैज लेस देन एक्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, कि अगर अरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लेस देन एक्स होंगे तो जो अरे का सम होगा वही हमारा एक्स सम आंसर होगा और हमें वही रिटर्न करना पड़ेगा बस. फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है कि रिटर्न एन इंटीजर अरे आंसर of length n minus k plus 1 where answer I is the x sum of the subarray nums I plus k minus 1. ओके, तो इसके अंदर जो हमें k गिवन है हमें सिर्फ खाली जो ये प्रोसीजर है x sum फाइंड करने वाला वो खाली विद इन k रेंज करना है. मतलब कि जो k लेंथ की सबरे बनेगी हमें सिर्फ खाली उसी पे अपना x sum वाली प्रोसीजर अप्लाई करनी है और उसके अगेंस्ट जो आंसर आएगा उसे अरे में स्टोर करके रिटर्न करना है. एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है. एग्जाम्पल 1 को एक बार देख लेते हैं अच्छे से. 1 1 2 2 3 4 2 एंड 3. इसमें के हमारे पास 6 है एंड एक्स हमारे पास 2 है. ये हमारा नम्स हो गया. तो इसके अंदर जो भी मेरा काम होगा वो के लेंथ की सबरे पे होगा. ठीक है, तो मेरी जो रेंज बनेगी वो 0 to 5 बनेगी. ठीक, तो जिसमें मेरा आई मेरा 0 पे होगा और जो मेरा जे होगा वो 5 पे होगा उस टाइम पे. तो जो मेरी पहली सब अरे बनी वो ये बनी. ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा था कि अरे जितने भी एलिमेंट है उनके एलिमेंट के अकरेंसेस को काउंट करना, तो हम पहले वो करेंगे कि 1 की अकरेंस 2 टाइम्स है, 2 की अकरेंस 2 टाइम्स है, 3 की अकरेंस 1 टाइम है एंड 4 की अकरेंस 1 टाइम है. ठीक, एंड आफ्टर दैट जो हमारे पास एक्स मोस्ट बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स है, जैसे कि एक्स हमारा इसमें 2 है, तो दो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट हमें वो निकालने हैं. तो पहले है मेरे पास 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2. ठीक, तो हाँ ये पहले ये जो सबर है हमारी इस सबर के लिए जो पहला आंसर बनेगा वो हमारा इसका सम प्लस इसका सम होगा विच इज 2 स्टार 2 प्लस 1 स्टार 2 4 प्लस 2 6. तो अगर आंसर का आंसर वेक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर पहले सब अरे के लिए जो मेरे पास एक्स सम कैलकुलेट होकर आया वो आया 6. एंड आफ्टर दैट मेरी जो स्लाइडिंग विंडो है वो एक स्टेप आगे फॉरवर्ड होगी. ठीक, तो मेरा आई बढ़कर आ जाएगा 1 पर और जे बढ़कर आ जाएगा 6 पर. ठीक, और जो मेरी सब अरे बनेगी वो ये हो जाएगी. अब इसमें आई मेरा एक आगे आया तो एक 1 की अकरेंस तो कम हो गई और जे मेरा आगे बढ़ा तो मेरी जे आगे बढ़ा, मेरा जे आया 2 पर तो मेरी एक 2 की अकरेंस बढ़ गई. ठीक, अब इसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जिसकी अकरेंस है वो एक 2 है.
ठीक, एक तो ये हमारा आंसर में कंसीडर होगा, हमारे सम में कंसीडर होगा ये। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास जो 1, 3 और 4 है, इन सब की अक्रेंस 1 1 है, और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जब ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी अक्रेंस सेम होगी, तो हमें उनमें जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, हमें वो अपना आंसर कंसीडर करना है, उसको एक्स सम में उस एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 4 है, तो हमारे सम के अंदर, एक्स सम के अंदर हम 4 को लेंगे, क्योंकि इन सब की वैल्यूज जो है वो 1 1 एंड 1 है। ठीक है, इन सब का फ्रीक्वेंसीज का काउंट 1 1 है, सेम है। तो इनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हो गया 4। तो हमारे एक्स सम के अंदर इस सवेरे के लिए, जो जिस गिवन सवेरे पर भी हम काम कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है, इस सवेरे के लिए जो मेरा आंसर कंसीडर होगा वो 4 हो जाएगा। तो मेरा इसमें क्या सम बनकर आया, एक्स सम 6 + 4 10 10। अब क्या होगा, अब अगेन मेरा स्लाइडिंग विंडो एक आगे बढ़ेगी। ठीक, ये इसकी भी एक लेंथ, इसकी भी एक अकरेंस कम हुई, और 3 की एक अकरेंस बढ़ गई। अब मेरे पास जो मोस्ट जब से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स है वो है 2 2 जो कि 3 टाइम्स आया, प्लस 3 जो कि 2 टाइम्स आया। तो इसके अंदर मेरे पास एक्स सम क्या निकल कर आया, 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका कोड मैंने पहले ही कर रखा है, तो एक बार कोड की तरफ चलते हैं। मैंने जो चीज़ समझाई स्लाइडिंग विंडो, इसी का यूज़ करके मैंने कोड भी करा है, तो एक बार कोड देख लेते हैं कि वो कैसे काम। सो दिस इज़ माई कोड। तो इसके अंदर वही पहले, सबसे पहले मैंने एक अपना वेक्टर रिजल्ट बना लिया। ठीक, और एक मैप क्रिएट कर लिया है जो कि मेरी फ्रीक्वेंसीज का काउंट करेगा एलिमेंट्स के लिए। ठीक, आफ्टर दैट एक सम फंक्शन क्रिएट करा है जो कि उस पर्टिकुलर सब एरे के लिए जो भी मेरा रिजल्ट होगा फ्रीक्वेंसीज को काउंट करने के बाद, जो भी हमने काम करा वो मैं सम फंक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा ये रिटर्न करेगा वो मैं अपने आंसर के अंदर पुश करता जाऊंगा। ठीक, आफ्टर दैट मैंने अपना जो लूप चलाया पहले, इस वाले लूप में पहले मैंने अपने फर्स्ट के एलिमेंट्स के जो फ्रीक्वेंसीज थी उनको अपने मैप के अंदर स्टोर करके रख लिया था। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो भी मेरा आंसर था वो पहले निकाल लिया। आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लूप चला रहा हूँ। ठीक, अपना लूप चला रहा हूँ के से n-1 तक। ठीक, उसमें क्या कर रहा हूँ कि पहले जो मेरा i-k एलिमेंट है, ठीक, अरे के नम्स के अंदर, उसको मैं मैप में एक रिड्यूस कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली कि जब मेरा k जब मेरा 5 था, ठीक है, तो मेरा आई भी मैंने अपने उसके इक्वल कर रखा है। ओ सॉरी, इसमें k = 6, अगर जब मेरा k = 6 था, ठीक, तो मैंने i = k कर रखा है। तो जो मेरी नम्स की पहली वैल्यू आएगी, ठीक, वो क्या बनेगी, 6 - 6। ठीक, जो कि मेरा है पहला एलिमेंट विच इज़ 1। ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी मैंने कम कर दी, और जो नम्स आई है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ठीक, तो जो मेरा नम्स आई क्या हो गया, 6। नम्स आई मेरा 6 था, आई मेरा 6 था, उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एक बढ़ा दी। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया था मैं वही कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट मैंने अपना सम फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद उसको जो भी सम फंक्शन कैलकुलेट करके दिया वो मैंने अपने रिजल्ट के अंदर डाल दिया। फिर मैं अपने सम फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ कि एक सेट क्रिएट करा मैंने। ठीक है, ये सेट क्या कर रहा है कि जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, अ, उसके उसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता जा रहा है। ठीक, मैंने सेट के अंदर पहले अपने मैप का सेकंड वैल्यू डाली विच इज़ फ्रीक्वेंसी, देन फर्स्ट वैल्यू डाली विच इज़ द एलिमेंट। ठीक है, मैं अपने अरे को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब अपने सेट के अंदर में फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को स्टोर करता जा रहा हूँ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो सबसे ऊपर होगी। अब इस सेट के अंदर जो मैंने ग्रेटर यूज़ करा है वो कैसे काम करता है कि अगर दो एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, तो वो लेक्सियोग्राफिकली क्या करेगा, वो सेकेंड वैल्यू के लिए चेक करेगा कि क्या वो सेम है या फिर डिफरेंट है। जैसे अगर मेरे पास 1 = 2 है, ठीक है, और
2 इज इक्वल टू 2 है, तो पहले फ्रीक्वेंसी कंपेयर हुई, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो फिर ये क्या करेगा, डायरेक्टली एलिमेंट कंपेयर करेगा, अगर एलिमेंट मेरा बड़ा जो है उसको पहले ऊपर रखेगा, जैसे 1 और 2 में 2 तो दोनों का सेम है, पर जो वैल्यू 2 एलिमेंट 2 है वो बड़ा है ना, तो वो उसको अपने आप ऊपर ले जाएगा, तो इस तरीके से जिस वे में हमें चाहिए उस तरीके से सॉर्ट करते हुए निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैंने सेट का यूज़ करा है। ठीक, एंड आफ्टर दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स टाइम में अपने पी के अंदर आइट्रेट सेट के अंदर आइट्रेट करूँगा। ठीक है, जैसे ही मेरा एक्स 0 हो जाएगा, ठीक, तो मैं सम को वहीं से रिटर्न कर दूंगा, और जहाँ पे मैं अपना सम कैलकुलेट करते हुए जा ही रहा हूँ कि मतलब एक्स टाइम्स। ठीक, सो यही था कोड के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। So our second question is kth largest perfect subtree size in binary tree. So let's discuss the question statement first. So in this question we have given a root of a binary tree and an integer k, and what we have to do is return an integer denoting the size of the kth largest perfect binary subtree. ओके, एक क्या मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी हमारी सब ट्री बन रही है, ठीक है, जो भी हमें एक ट्री गिवन है उसके अंदर जितनी भी हमारी सब ट्री बन रही है, ठीक, उसके अंदर भी जो सब जो kth लार्जेस्ट परफेक्ट बाइनरी ट्री का जो साइज होगा हमें वो रिटर्न करना है। अगर हमें ऐसी कोई सब ट्री नहीं मिलती है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर ऑल लीव्स आर ऑन द सेम लेवल एंड एवरी पेरेंट हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, ये चीज़ देख लेते हैं हम। ठीक है, कि एक परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। सो लाइक वी हैव अ दिस ट्री। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरी लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पर है। ओके, सो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री कंसीडर होगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्री है दिस वन, सो ये ये तो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, पर ये पूरा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, और इसके अंदर देखो अगर आप, तो ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, और ये पूरा खुद एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। ओके, क्योंकि इसकी सारी लीफ नोड सेम लेवल पर है। ठीक है, पर और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एवरी पेरेंट हैज 2 चिल्ड्रन, है ना, तो इसके हर एक इसके हर एक पेरेंट के पास 2 चिल्ड्रंस हैं। ठीक, पर इस केस में ये तो हमारा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। ठीक है, पर ये पूरा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं, क्योंकि इसके 2 चिल्ड्रंस नहीं है। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक this one. So this subtree is a perfect binary tree, and this subtree also a perfect binary tree. Okay, and this subtree is also a perfect binary tree because इसके जो चिल्ड्रंस हैं वो एक सेम, जो उसके लीफ नोड है वो सेम लेवल पर है। ओके, so this is also a perfect binary tree and this is also a perfect binary tree, and this whole is also a perfect binary tree, and also this complete tree is a complete परफेक्ट बाइनरी ट्री, बिकॉज अगर आप इसमें देखोगे तो उसके जितने भी चिल्ड्रन है वो एक सेम लेवल पर है, जितनी भी इसके लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पर है। ओके, और हर एक जो इसके नोड्स हैं उनकी दो चिल्ड्रन हैं, है ना, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो आई होप आपको परफेक्ट बाइनरी ट्री समझ में आ गया होगा कि होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हर एक जितने भी इसके अंदर परफेक्ट बाइनरी ट्री है उनके उनके साइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उनमें जो kth लार्जेस्ट सब ट्री होगा साइज में, उसको हमें रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल 1 के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, लेट मी ड्रॉ द ट्री फर्स्ट। 5, 3 and 6 and 5 and 2, 5 and 7, 1 and 8 and 6 and 8.
सो पहले तो हम देखते हैं कि जैसे जो हमारा ये ट्री है, ये जो एक सब ट्री है और एक सब ट्री है, ठीक है, ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है। सो इन्होंने जितनी भी इनकी साइजें इन्होंने वो रिटर्न करी विच इज़ 1 एंड 1, ठीक। अब ये एक होल में खुद एक ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, क्योंकि जो मेरे लेफ्ट का साइज है और जो राइट का साइज है वो सेम है। मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे अगर मेरे एक पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट का साइज और राइट का साइज अगर सेम है, तो वो खुद एक जो उसका पेरेंट नोड होगा वो खुद एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बन रहा होगा, है ना। तो इसके अंदर जो मेरे लेफ्ट की तरफ से साइज आया वो 1 आया, और इधर से जो मेरे राइट की साइड से जो साइज आया वो भी 1 आया, विच इज़ इक्वल। तो मेरा एक ये सब ट्री है, ये भी एक सब ट्री, एक ये दोनों परफेक्ट ट्री है, ठीक है। इनका साइज 1 1 है, इन्होंने रिटर्न किया 1 1, ठीक। तो इसके खुद का भी एक काउंट होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, ये मेरे इस नोड का साइज आया विच इज़ 3। तो ये भी एक अपने में एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बना, ठीक। तो अब तक मेरे पास क्या क्या आ गया था, 1 1 एंड 3, ठीक। अब इधर राइट में चेक हुआ, ठीक। तो ये खुद एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, सो अगेन 1, इधर से साइज किया गया 1, इधर से साइज आया 3। अब मेरा लेफ्ट सब ट्री और जो राइट सब ट्री है वो दोनों सेम नहीं है, तो मेरा ये जो है वो -1 रिटर्न करेगा कि बताइए कि हाँ ये जो इसका जो चिल्ड्रन है वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक। अब अगेन अभी इधर आया, सो इधर देन इधर देन इधर 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 से 0 रिटर्न हुआ, इधर से भी 0 रिटर्न हुआ, ये चीज़ इक्वल। तो इसका साइज आया 1, इसने इधर से रिटर्न किया 1 एंड अगेन इधर से 0 रिटर्न हुआ, इधर से 0 रिटर्न हुआ, ओके। तो इसका साइज आया 1, ठीक। और इधर से भी 1 रिटर्न हुआ, तो इसके खुद का जो अपना साइज आया वो आया 3, ठीक। तो 3 ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बन गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट का जो साइज है सब ट्री का वो सेम है। इधर से जो मेरा रिटर्न हुआ वो हुआ 1। तो अब लेफ्ट से मेरा 3 आया और राइट से मेरा 1 आया, है ना। तो जो ये सब ट्री है ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बन पाया, तो ये भी -1 रिटर्न करेगा। जब इधर से -1 रिटर्न हुआ, अगर मेरे लेफ्ट से या फिर राइट से कहीं से भी -1 रिटर्न होता है, तो फिर जो एक खुद एक नोड है, जो पेरेंट नोड है, वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री बन ही नहीं पाएगा, ठीक। तो ये भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। तो जो मेरे पास साइज आए हर एक है वो आए मेरे पास 1 1 3 1 1 1 एंड 3, ठीक। और जो इसके अंदर के मेरे क्वेश्चन में गिवन था 2, ठीक। तो जो मेरा के लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, पहला मेरा 3 एंड दूसरा भी मेरा 3 ही है, तो मैं 3 रिटर्न कर दूंगा, ठीक। जो कि मेरा आंसर भी है 3, ओके। तो एक बार मैं इसका सूडो कोड बता देता हूँ, एक बार कोड की तरफ समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो गया। सो लेट्स गो टुवर्ड दैट। तो एक बार जो हमारे एग्जाम्पल 2 है उसे कोड के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक। तो एक बार मैं ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7। तो पहले तो मैं अपना जो है वो एक डीएफएस कॉल करूँगा मैं, ठीक। कि हेल्पर फंक्शन एक फंक्शन है मेरे पास सॉल्व, ठीक है। उधर से मेरे पास रूट है, ठीक। इफ रूट इज इक्वल टू नल होगा, ठीक। तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0, ओके। तो जैसे कि जब मैंने यहाँ पर कॉल करते करते जब मैं इस वाले लीफ नोड पर आया था, तो इसके लेफ्ट में तो नल है, तो इधर से मैं 0 रिटर्न करूंगा, और इसके राइट में भी नल है, तो राइट से भी मैं 0 ही रिटर्न करूंगा, ठीक। एंड आफ्टर दैट मैं क्या चेक करूंगा
कि मेरा जो मेरी बेस कंडीशन है वो तो हो गई, ठीक। उसके बाद फिर मैं एक इंटीजर लेफ्ट रखूँगा जो कि मेरे को लेफ्ट के सब ट्री में जो क्या साइज़ आए वो देगा, और एक इंटीजर राइट रखूँगा जो मुझे ये बताएगा कि मेरे राइट सब ट्री में क्या साइज़ आया है, ठीक। उधर मैं कॉल भेज दूंगा सॉल्व रूट राइट, सॉरी रूट लेफ्ट सॉल्व रूट राइट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या चेक करूँगा कि इफ़ मेरा लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो एंड मेरा राइट इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो, ठीक। एक मिनट इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। जो मेरा लेफ्ट है वो इज़ नॉट इक्वल टू -1 हो, एक मिनट इसको लिख देता हूँ। इफ लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू -1 and my right is not equal to -1 and my left is equal to my right। तो अगर मेरे को ऐसी कंडीशन मिलती है, क्योंकि अगर -1 मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मतलब कि जो मेरा जो वो सब ट्री है वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है ना। तुम और अगर ऐसे सेम मेरे साथ राइट में से भी अगर -1 आता है तो मतलब जो मेरा राइट सब ट्री है वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक। और अगर मेरा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है तभी वो मेरा एक परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इंटीजर s बना रहा हूँ, उसके अंदर अपना लेफ्ट का सम प्लस राइट का सम प्लस 1 कर रहा हूँ और उसको अपने आंसर के अंदर पुश करता जा रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ s, ओके। और अगर मेरा इफ के अंदर नहीं जाता है तो मतलब कि जो मेरा सब ट्री है वो एक परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, तो फिर मैं इस ब्लॉक से बाहर आकर क्या रिटर्न करूंगा, -1। मैंने इसका कोड पहले से कर रखा है तो एक बार कोड देख लेते हैं। कोड में भी मैंने सेम चीज़ करी, ठीक है। एक हेल्पर फंक्शन कॉल करा, ठीक। अगर मेरा हेल्पर फंक्शन नल है तो मैं रिटर्न 0 कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लेफ्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ, राइट के लिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटीजर लेफ्ट के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ जो मेरा लेफ्ट का सब ट्री है, और राइट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ जो मेरा राइट का सब ट्री है, उसका साइज, ठीक। अगर मेरा लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू -1 है और राइट इज नॉट इक्वल टू -1 है तो, और साथ ही साथ में लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है, तो उसको मैं अपने आंसर में स्टोर करता जाऊंगा, ठीक। और रिटर्न कर दूंगा s। अगर मेरा लेफ्ट इज इक्वल टू अगर मेरा लेफ्ट राइट के बराबर नहीं होता या फिर मेरा लेफ्ट -1 होता है, राइट -1 होता है, तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा वहीं से, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा अरे जो मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है वेक्टर वाई बी, ठीक है, उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और वहाँ से फिर मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो के है वो लेस देन इक्वल टू साइज है, ठीक है, तो मेरा मतलब आंसर एग्जिस्ट करता है, तो मैं k-1 जो भी उसके अंदर k-1 जो इंडेक्स होगा वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक। अदरवाइज मैं -1 रिटर्न करूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो लेट्स गो टुवर्ड आवर थर्ड क्वेश्चन। So our third question is found the number of winning sequence. So let's discuss the question statement first. So the question statement is Alice and Bob are playing a fantasy battle game consisting of n rounds, where they summon one of three magical creature each round. Okay. So एलिस और बॉब एक गेम खेलेंगे जिसके अंदर एन राउंड्स होंगे, ठीक। उन एन राउंड्स के अंदर वो कुछ
मैजिकल क्रिएचर्स को समन करेंगे, ठीक। अगर हर एक राउंड में फायर ड्रैगन, वाटर सरपेंट और अर्थ गोलम होगा, ठीक। एंड हर राउंड में प्लेयर जो है साइमल्टेनियसली समन कर सकते हैं क्रिएचर को, और उनको जो पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार मिलेगी कि इफ वन प्लेयर समन्स अ फायर ड्रैगन, अगर एक प्लेयर फायर ड्रैगन समन करता है और दूसरा प्लेयर जो है वो अर्थ गोलम को समन करता है, तो जो प्लेयर है जिसने फायर ड्रैगन को समन करा है उसको पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब अगर प्लेयर 1 है और प्लेयर 2 है, अगर प्लेयर 1 जिसने फायर ड्रैगन को समन किया, ठीक, और प्लेयर 2 ने अर्थ गोलम को समन किया, तो जो फायर ड्रैगन वाला प्लेयर है उसको पॉइंट मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर क्या है, इफ वन प्लेयर समन अ वाटर सरपेंट एंड अदर प्लेयर समन्स अ फायर ड्रैगन, द प्लेयर हु समन द वाटर सरपेंट इज अवॉर्डेड अ पॉइंट। मतलब कि अगर प्लेयर 1 ने वाटर सरपेंट समन किया और प्लेयर 2 ने फायर ड्रैगन समन किया, तो वाटर सरपेंट वाला प्लेयर जो है वो विन हो जाएगा, उसके पास एक पॉइंट जाएगा। और थर्ड क्या है कि इफ वन प्लेयर समन्स एन अर्थ गोलम एंड अदर summons a water serpent, the player who summoned the earth golem is awarded a point. P1 ने अगर अर्थ गोलम समन किया और P2 ने अगर वाटर सरपेंट समन किया, तो अर्थ गोलम को पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मतलब P1 को पॉइंट मिलेगा जिसने अर्थ समन करा। ये एक तरह से स्टोन पेपर सीजर वाली गेम है, ठीक है, कि फायर बीट्स अर्थ, वाटर बीट्स फायर एंड अर्थ बीट्स वाटर, ओके। If both players summon the same creature, no player is awarded a point. तो अगर दोनों प्लेयर ने सेम क्रिएचर को समन किया तो किसी को पॉइंट नहीं जाएंगे, ठीक। सो यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ n कैरेक्टर्स f, w and e representing the sequence of creatures Alice will summon in each round, ओके। तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग s मिलेगी जिसके अंदर n कैरेक्टर्स होंगे, एफ, डब्ल्यू और ई होंगे, ठीक है। तो जो कि सीक्वेंस जो स्ट्रिंग एस होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि एलिस ने कौन कौन से क्रिएचर्स को समन किया है। इफ एस आई इज इक्वल टू एफ, एलिस समन्स अ फायर ड्रैगन। अगर एफ है तो फायर ड्रैगन, अगर डब्ल्यू है कैरेक्टर तो वाटर सरपेंट, अगर ई है तो अर्थ गोलम, ठीक। सो बॉब सीक्वेंस ऑफ मूव्स इज अननोन, बट it is guaranteed that Bob will summon the same creature in so Bob will never summon the same creature in 2 consecutive rounds, ठीक। तो जो बॉब की सीक्वेंस है मूव्स का वो हमें अननोन है, पर इतना गारंटेड है कि बॉब जो है वो कंसेक्यूटिवली 2 सेम क्रिएचर्स को समन नहीं कर सकता। मतलब वो फायर ड्रैगन को एक साथ नहीं बुला सकता, वाटर ड्रैगन को एक साथ नहीं बुला सकता, और अर्थ ड्रैगन को एक साथ नहीं बुला सकता, ठीक है। वो हमेशा अलग ही क्रिएचर को समन कर सकता है। So Bob beats Alice if the total number of points awarded to Bob after n round is strictly greater than the points awarded to Alice. Okay, return the number of distinct sequences Bob can use to beat Alice. तो बॉब के पास पॉइंट तभी जाएगा विन का जब बॉब के पास जो पॉइंट्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिस होंगे। तब अगर बराबर भी होता है तब भी एलिस के पास पॉइंट्स जाएगा, पर मतलब एलिस से ज़्यादा ही होनी चाहिए हर एक गेम में, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने सीक्वेंसेस है जिसमें बॉब जो है वो एलिस से जीत रहा है। सिंस द आंसर में बी वेरी लार्ज, रिटर्न द मॉडल ऑफ 10⁻⁹+, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल 1 देख लेते हैं। तो एग्जांपल 1 के अंदर क्या है हमारे पास, इसको मैं उड़ा ही देता हूँ। तो जो एलिस की मूव्स है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है कि एफ एंड एफ, ठीक।
तो बॉब कब कब जीत सकता है? पहले तो जो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर जो पहले क्या थी, हाँ, कि जो फायर सरपेंट है वो बीट कर देगा वाटर जो फायर ड्रैगन है वो बीट कर देगा वाटर सरपेंट को, ठीक है। जो नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, जो फायर ड्रैगन है वो बीट कर देगा अर्थ गोलम को, और जो अर्थ गोलम है, सॉरी, और जो वाटर सरपेंट है वो बीट कर देगा फायर ड्रैगन को, और जो अर्थ गोलम है वो बीट कर देगा वाटर सरपेंट को, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस थी कि फायर बीट्स अर्थ, वाटर बीट्स फायर एंड अर्थ बीट्स वाटर। ओके, तो इसके अंदर अगर देखें, अगर बॉब की सीक्वेंस ऐसी होगी कि पहले फायर है, ठीक है, तो फायर के लिए इसने समन किया, पहले फायर को कौन हरा सकता है? वाटर। देन उसने फायर के लिए देन एक फायर समन कर दिया, ड्रॉ। देन एक फायर के लिए इसने अगेन वाटर समन कर लिया, ठीक। तो एक सीक्वेंस तो ये हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है कि पहले उसने फायर समन करा, देन उसने वाटर समन करा, देन फायर समन कर दिया, ठीक। तो इसमें तो ड्रॉ ड्रॉ और एक पॉइंट मिल गया, तो एक और ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और कैसे हरा सकता है? वाटर, अर्थ एंड वाटर, ठीक है। अर्थ वाले केस में इसको वाटर से एक पॉइंट मिलेगा, देन फायर जो है अर्थ को हरा देगी, तो एक पॉइंट जो एलिस को मिलेगा कट गया, और वाटर अगेन फायर को हरा देगी तो एक पॉइंट, तो अगेन इस केस में भी बॉबी जीत रहा है, ठीक। तो ऐसे 3 केस आए हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच, हाँ, मेरी कुछ इस तरह थी कि बैक ट्रैकिंग के साथ डीपी, क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत मतलब कंस्ट्रेंट इसके जो है वो 1000 है, बट ये हमें टीएलई दे सकता है ना, हाँ, ये हमें टीएलई दे सकता है, तो हमें बैक ट्रैकिंग के साथ डीपी लगानी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक। बैक ट्रैकिंग के अंदर डीपी, तो इसका मैंने कोड पहले कर रखा है, ठीक। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कोड। तो ये मेरा कोड है, मैंने कॉन्टेस्ट के टाइम पे कोड ऐसे किया था कि पहले बैक ट्रैकिंग यूज़ कर लेते, उसके बाद फिर उस पर डीपी लगाया था मैंने, ठीक। तो मैंने एक क्रिएचर वेक्टर ऑलरेडी बना रखा था, जिसके अंदर मेरे सारे जितने भी क्रिएचर्स है, जैसे फायर गोलम, फायर ड्रैगन, वाटर सर्पेंट और अर्थ गोलम, उनको पहले स्टोर करके रख दिया था, ठीक। फिर मैंने एक आई रखा हुआ है जो कि मेरे जो एलिस के जो मूव्स है उसके ऊपर ट्रैवर्स करेगा कि एलिस ने आइथ इंडेक्स पर, मतलब आइथ टाइम पर कौन सा मूव प्ले करा था। एलवी जो है वो स्टोर कर रहा है लास्ट मूव बॉब का, कि बॉब का जो लास्ट मूव था, प्रीवियस मूव था, वो कौन सा था। एच डी जो है वो स्कोर डिफरेंस है, ठीक। ये जो स्ट्रिंग एस है ये मेरी एलिस की जो मूव्स थी वो, और ये डीपी है मेरा, ठीक। तो जब ये तो मेरी बेस कंडीशन हो गई कि जब मेरा आई जो है वो साइज के बराबर हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा मूव्स नहीं रहेंगे, ठीक है, और मेरा स्कोर डिफरेंस जो है वो बड़ा रहेगा 0 से, तो फिर मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक। अदरवाइज मैं 0 रिटर्न करूंगा, ठीक। उसके बाद फिर मैंने अपना एक रिजल्ट क्रिएट कर लिया 0, ठीक। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो बॉब की चॉइस होगी, सॉरी, हाँ, तो जो बॉब की चॉइस होगी, ठीक, ith टाइम पर वो क्या होगी। जैसे मैंने यहाँ पर मैं क्रिएचर वाले इंडेक्स, क्रिएचर वाले वेक्टर के थ्रू मैं अपने मूव्स चूज करूंगा, ठीक। अगर बॉब की चॉइस और जो हमारी लास्ट बॉब की चॉइस है अगर सेम है, तो हमें कुछ काम नहीं करना, तो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो हमारा स्कोर डिफरेंस है उसको हम अपने न्यू स्कोर डिफरेंस के अंदर ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा बॉब जीत रहा है इस वाली कंडीशन पे, या फिर एलिस जीत रही है, ठीक। अगर हमारा जो हमारे बॉब की जितनी कंडीशन थी कि अगर एस आई इज इक्वल टू एफ है, मतलब कि अगर जो एलिस का मूव है वो एफ है और हमारा मूव वाटर है, तो हम जीतेंगे, ठीक। अगर एलिस का मूव वाटर है और हमारा जो मूव है वो अर्थ है, ठीक, तो हम जीतेंगे, ठीक है। और अगर एलिस का मूव अर्थ है और हमारा फायर है तो हम जीतेंगे, ठीक। फिर अगर ये सारी कंडीशंस तो वो थी कि जिसमें बॉब जीत रहा था, ठीक, कि अगर एलिस का जो अर्थ है और हमारे पास फायर है तो हम जीतेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा ये वाला ब्लॉक है उसके अंदर कि कब कब एलिस जीतेगी, कि अगर हमारे पास अर्थ है
ठीक। और एलिस के पास फायर है तो एलिस जीत जाएगी। अगर हमारे पास फायर है, एलिस के पास वाटर है, तो एलिस जीत जाएगी। ठीक। और अगर एलिस के पास अर्थ है, हमारे पास वाटर है, तो एलिस जीत जाएगी। ठीक है। जब हम जीतेंगे तो हमारा जो स्कोर डिफरेंस होगा वो बढ़ेगा, अगर एलिस जीतेगी तो जो हमारा स्कोर डिफरेंस है वो घटेगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने रिजल्ट में जो भी हाँ, हमारा जो भी यहाँ से रिटर्न होगा हेल्पर फंक्शन से, उसे मैं अपने रिजल्ट में ऐड करता जाऊँगा। ठीक है। और साथ में अपने हेल्पर फंक्शन में क्या भेजता जाऊँगा कि जो जैसे कि अगर अभी हमने फायर क्रिएचर यूज़ करा तो I+1 हमारा वाटर क्रिएचर अगले में यूज़ होगा। ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट चेक होगा। ठीक है। फिर बॉब की चॉइस, ताकि जो हमारी प्रीवियस बॉब बॉब की चॉइस है वो हमारी इस वाली बनेगी। ठीक है। जो हमारी अभी करंट बॉब की चॉइस है वो प्रीवियस हो गई। ठीक है। और न्यू स्कोर डिफरेंस भेजूंगा साथ में एस और डी पी। ठीक। उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक। अब मैंने इसके अंदर डीपी कैसे लगाई कि इसके अंदर मेरी तीन चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो आई। ठीक है। दूसरा, हर एक मूव के बाद जो हमारा जो बॉब की जो प्रीवियस क्रिएचर था वो, और साथ में जो स्कोर डिफरेंस था वो, तो जो इसके अंदर मेरी डीपी यूज़ होनी थी वो 3D डीपी यूज़ होगी। ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3D डीपी का यूज़ करा हुआ है। ठीक है। अगर डीपी आई, ठीक है, और मेरा एल जो लास्ट मूव है बॉब का +1 वो, और जो मेरा स्कोर डिफरेंस है अगर ऑलरेडी अगर वो -1 नहीं है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ पहले। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा वहाँ से डीपी। ठीक। अदरवाइज मैं चेक करूंगा और यहाँ पर आकर मैं हर बारी इस पर्टिकुलर डीपी के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए जो भी यहाँ पर जिसके लिए मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है, उसका मैं रिजल्ट उसको मैं अपने डीपी में ऐड करता जाऊंगा। ठीक। और बाद में रिटर्न तो मैं कर ही दूँ अपना रिजल्ट। ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। So let's start with the fourth question. So basically, it is the second version of the first problem with slightly different constraints. So let's read the problem statement. So you are given an array nums of an integer n and two integers k and x, and the x sum of an is calculated by the following procedure that count the. So let's quickly jump to the explanation. So basically, we are given with an array nums, and we have to return an integer array of length this size where answer of I is the x sum of the subarray this. So basically we have to give answer for every k size subarray, and the answer to this k size subarray is x sum, which is basically we have to count the frequency of elements in subarray, and we will be taking the sum of top x frequent elements. What does this mean? Let's see that with the help of an example. So basically होना क्या है? If we take the first example, double one, double two, 3 4 2 3, double one, double two, 3 4 2 3, and here k is 6 and x is equal to 2. So basically what we are gonna do is 6 size की सब array बनानी है हमें पहले. First array sub array of 6 size is this, up till here. So the frequency of this will be 1 is occurring twice, 2 is occurring twice, 3 and 4 are occurring once. So the top two frequent elements are this one and this two. So the sum is 1 is occurring twice plus this 2 is occurring twice. So this is 4 plus 2, which is 6.
So our answer array would look like 6. Next, this will shift one step ahead, and our new subarray of k size would be this. Now the frequency will change up to this. 2 is rise. So now the top. Okay, let's write this again. Okay, so 2 is pairing twice. Now the top two most frequent elements are the first one. This will be 3. The first one is 2, but all of the other elements are occurring once. So we'll choose the maximum element. In this case, it will be 4. So now the sum will be 2 into 3 plus 4 into 1, which would be 6 plus 4 is equal to 10. So now the answer for next subarray is 10, and so on. We shift again this subarray with one step. Now the frequency array would look like this. Now the top two most frequent elements are 2 and 3. Now the sum will be 2 into 3 times plus 3 into 2 times, which is nothing but 12. So our answer array would be 6, 10, and 12 for this test, which we can see here. So this is how we have to compute the answer for this question. But with will this approach will work for these constraints? Let's see if we count the frequency of every element. So जब भी हम किसी सब array को move कराएंगे, let's suppose 11 22 3 4 11 22 3 4 3. In this case, इनिशियली जो हमारी फ्रीक्वेंसी का काउंट बनेगा या फ्रीक्वेंसी मैप बनेगा, आई वुड से इट विल लुक लाइक दिस. यार एक दो बार अकर हो रहा है, 2 is occurring twice, and this 3 is occurring once, 1 2 3 4, and this 4 is occurring once. So इनिशियल के साइज का ये बन जाएगा. ये इसमें तो कोई इशू आएगा ही नहीं हमें बनाने में टू कंस्ट्रक्ट दिस. ये हम इससे इजीली बना सकते हैं फॉर आर के साइज सब एरे. एंड इसके थ्रू हमें अपना सम कैलकुलेट करना है बाय चूजिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स. वो भी हम आराम से चूज कर सकते हैं यूजिंग एनी प्रायोरिटी क्यू सेट और एनी सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम इस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पर जो चीज एलिमेंट स्टोर हो रहा है, दे आर गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट अगेंस्ट इट्स frequency, but we can also store it in the form of here frequency against its element. If anyhow we can store this, तो इसमें भी जिसकी max frequency होगी, we can easily get it through any sorted data structure. It could be priority queue, it could be set, anything. तो इससे हम sum easily निकाल सकते हैं. And to get the sum of this case size subarray, हमें worst case time complexity कितनी हो सकती है? It could go up to O of n. No issue. Let's see ये आगे क्या कर सकते हैं. Whenever we will move this subarray by one step ahead, तो फ्रीक्वेंसी मैप में क्या चेंज आएगा? इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब प्रीवियस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम होगी, न्यू एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. ये ऑपरेशन हम कितने टाइम में कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ 1. फ्रीक्वेंसी मैप अपडेट हम कितने टाइम में कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ 1 में. नो इश्यूज. बट अगेन जो हम इस सम को कैलकुलेट करेंगे, इट विल अगेन टेक ऑर्डर ऑफ एन. एंड इन वर्स्ट केस हो क्या सकता है, हमारा k इज इक्वल टू 2 या 1 ऐसा भी तो आ सकता है. इन दिस केस हमारी टाइम कॉन्स्टेंसी टोटल कितनी निकल करके आएगी? इट वुड बी k इंटू एन. यार हर केस है इसी सवेरे के लिए. दिस इज बेसिकली फॉर नंबर ऑफ सबएरेज, and this is to compute the sum.
जिसमें हम इसको फ्रीक्वेंसी में अपडेट एंड शॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर का टाइम निगलेक्ट कर रहे हैं. In this case, the time complexity would be 10 square almost in the worst case. But क्या ये constraints हमें allow करेंगे? And n can go up to 10 to the power 5. So if n can go up to 10 to the power 5, n square will not work for sure. ये approach पहले प्रॉब्लम में वर्क कर जाएगी बट नॉट इन दिस केस. सो इसके लिए हम क्या बेटर कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कैन कम टू आवर माइंड इज यार 1 1 2 2 3 4 1 1 2 यार मैं कभी भी आज तक कितनी ट्यूटोरियल्स में बता रहा हूँ कि यार हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो एंड उसमें से किस फैक्टर को हम स्लो डाउन कर सकते हैं या फिर निगलेक्ट कर सकते हैं एनी हाउ प्री कंप्यूटेशन की हेल्प से या किसी भी एल्गोरिदम से वो करने की ट्राई करते हैं. क्या हम नंबर ऑफ सब एरेज पे ट्रैवर्स करना बंद कर दें? यार एक सब एरे अगर ये है, नेक्स्ट सब एरे अगर आगे वाली बननी है तो यू शुड नॉट यू कैन नॉट स्किप दिस कि यार आप नंबर ऑफ सब एरेज पे इटरेट करना बंद कर. ये पॉसिबल है ही नहीं. तो क्या हम इस कंप्यूट सम वाले प्रोसेस को इंस्टेड ऑफ ऑर्डर ऑफ n क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं एनी हाउ? लेट्स सी कोई टेक्निक है फॉर दिस और नॉट. सो जब भी इनिशियली हमारी जो सब एरे होगी, हम फ्रॉम दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर फ्रीक्वेंसी मैप. इनिशियली कैलकुलेट, इससे हमें एक फ्रीक्वेंसी का मैप मिल जाएगा कि यार कौन से एलिमेंट इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स. So this will be basically element against its frequency. Alright. अब हमें ये पता है we can also maintain a set which will store यार frequency कितनी है and वो क्या एलिमेंट है ऐसा पेयर, so that we can get top x एलिमेंट फ्रॉम इट. ये भी हम कर सकते हैं. तो इसमें हमारा टोटल टाइम कितना वेस्ट हुआ? वी नो कि यार के साइज की सब एरे चाहिए तो यार के ऑर्डर ऑफ के तो हमारा इसी में चला गया एंड जो सेट या उसके लिए लॉग के कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट वुड बी डिफरेंट. बट इतना तो हमारा टाइम चला गया. अब जब भी हम सम कैलकुलेट करेंगे, एक बार अगर हमने सम कैलकुलेट करके रख लिया, लेट सपोज दिस इज सम, तो whenever we will move this sub array from this point to this point, क्या चेंजेस आएंगे? ये एलिमेंट हमारे स्कोप से बाहर चला जाएगा. वी कैन अपडेट दिस इन ऑर्डर ऑफ 1. इसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे हमारे सेट के अंदर? इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी एंड एलिमेंट अगर पड़ा था तो वो चेंज हो जाएगा. आइदर दिस फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, ये भी हम कर लेंगे, इजीली कर सकते हैं, सेट में भी अपडेट हो जाएगा. होगा क्या? अब ये वाला एलिमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा. इस केस में क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट होगी, इंक्रीज होगी, कर देंगे. इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये हम ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. बट जो हमने सम कंप्यूट करके रखा हुआ है, तो किसी भी नए एलिमेंट के आने या पुराने के जाने से वो टॉप के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा और शॉर्ट चेंज हो जाएगा. एंड वो हम हर बार इस सम को ना कैलकुलेट करने जा करके इफ एनी हाउ वी कैन अपडेट दिस सम इन ऑर्डर ऑफ 1 और सम लॉग टाइम, तो ये हमारे लिए बहुत इजीली हो जाएगा काम. बट अब हम इसको करें कैसे? So there are many questions based on this same approach. एक CSS प्रॉब्लम CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर रनिंग मीडियन एंड रनिंग मोड के क्वेश्चंस हैं. दे बोथ आर आइडेंटिकल क्वेश्चंस एंड उसी सेम क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. यार व्हेनेवर वी आर मूविंग आवर सब एरे, तो हम सॉर्टेड कंटेनर्स कुछ मेंटेन करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपने आंसर को इजीली अपडेट कर सकते हैं इन सम लेसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n. तो यहाँ पे होगा क्या? इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग अ सिंगल सेट, मैं दो सेट मेंटेन कर सकता हूँ. वाई दो सेट? यार दो सेट इसलिए कि मेरी विंडो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सबकी फ्रीक्वेंसी होगी. इस फ्रीक्वेंसी को मैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ. वाई दो पार्ट्स? एक होंगे टॉप एक्स एलिमेंट्स एंड सेकेंड विल बी
रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारी विंडो के अंदर है। ये दोनों एक सेट के अंदर रहेंगे। अब ये हमें कैसे हेल्प करने वाले हैं? लेट सपोज वी हैव दिस डबल वन डबल टू थ्री फोर, वी हैव दिस डबल वन डबल टू। अभी तो सिर्फ ये हमारी विंडो के अंदर है, इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होगी, इनका जो फ्रीक्वेंसी मैप होगा इट विल लुक लाइक दिस कि यार वन दो बार अकर हो रहा है, दो दो बार अकर हो रहा है, थ्री इज अकरिंग वंस एंड फोर इज अकरिंग वंस। तो जो दो सेट होंगे, फर्स्ट सेट में आई एम सेइंग कि यार मैं सिर्फ एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट वाले मेंटेन करके चलूंगा। सो इट विल लुक लाइक यार दो बार अकर हो रहा है कौन? वन। दो बार अकर हो रहा है कौन? एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे सेट टू के अंदर आ जाएंगे। दैट एक बार अकर हो रहा है थ्री एंड एक बार अकर हो रहा है। सो जो मेरा सम होगा वो किसको डिपेक्ट करेगा? सम विल डिपेक्ट दिस सेट। अब होगा क्या? व्हेनेवर एनी न्यू एलिमेंट विल कम हियर, विच जो कि इस केस में होगा टू। सो इंस्टेड ऑफ टू लेट सपोज वी कंसिडर कि यार यहाँ पे ना थ्री आएगा नया एलिमेंट। लेट्स टेक यार जो न्यू एलिमेंट आया वो थ्री आ गया। कैसे चेंज होगा द ओवरऑल थिंग? लेट से यहाँ थ्री आया, द वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है? इसको अपने स्कोप से रिमूव करना है। सो टू रिमूव एनी एलिमेंट सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? टू रिमूव एनी एलिमेंट, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? इफ इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन आवर सम, तो पहले तो उसको माइनस कर दो। वो कैसे पता चलेगा कि हमारे सम में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं? थ्रू सेट वन। इफ इट्स कंट्रीब्यूटिंग इन आवर सम, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन इनटू सम। अगर है ही नहीं तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर है तो फ्रीक्वेंसी अपडेट करने से पहले उसको हटा देते हैं। सो वो हम चेक कर सकते हैं इजीली थ्रू आवर सेट वन कि यार उसमें कुछ पड़ा है अगर ये सेम एलिमेंट, तो फॉर श्योर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको फिलहाल के लिए डिक्रीमेंट कर देते हैं। एंड अगर वो इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी या डिक्रीज होगी, बेस्ड ऑन दैट हम उसको दोबारा अपडेट कर लेंगे। यहाँ रिमूव हो रहा है तो फिलहाल मैंने उसको यहाँ से सब में से रिमूव कर देना है। सिमिलरली उसके बाद मैं उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अपडेट करूंगा, यार फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगी। एंड उसके बाद मैं उसको वापस से किस में डाल दूंगा? सेट में, कि भाई वापस से सेट में जा। बट हो सकता है देयर माइट बी सम इम्बैलेंस, यार अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट नहीं है टॉप में, इसको यहाँ जाना चाहिए एंड यहाँ से कोई एलिमेंट यहाँ आएगा। तो ये हमें मिलेगा कैसे? यहाँ पर लीस्ट फ्रीक्वेंट कहाँ पे होगा? इन सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि यार इन सेट वन लीस्ट फ्रीक्वेंट हमें कहाँ मिलेगा? बिगिनिंग पे। एंड इन सेट टू मोस्ट फ्रीक्वेंट हमें कहाँ मिलेगा? लास्ट में, विच इज बेसिकली एंड माइनस वन, इस पोजीशन पे। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके दोनों सेट्स को अपडेट कर सकते हैं। यार अगर इसका टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इसके मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट से लीस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इसके मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट से कम है, आइदर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, तो हम इन दोनों को स्वैप करा देंगे कि भाई इस एलिमेंट को यहाँ से निकालेंगे इधर डाल देंगे, इस एलिमेंट को यहाँ से निकालेंगे इधर ले लेंगे, एंड सो ऑन। ये साइकिल अपडेट करती रहेगी एंड इजीली हम इस ऑपरेशन को करने के साथ साथ अपने सम को भी अपडेट कर लेंगे मैथमेटिकली। सो इस सेम ऑपरेशन के अंदर हमारे को एट मोस्ट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट, इट वुड बी लॉग ऑफ के एट मोस्ट, क्योंकि के ही एलिमेंट उस सेट्स के अंदर कंसिडर है भी। एट मोस्ट वर्स्ट केस में ये कह रहा हूँ कि यार लॉग के लगते हैं। एंड सिमिलरली टोटल के साइज की सब एरेज है, तो द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन गो अप टू ऑर्डर ऑफ लॉग के टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर हम इसको एन से रिप्लेस भी कर लेंगे यार इनवर्स केस के वन है या ऐसा कुछ, देन एन लॉग एन, एंड
कैन इजीली वर्क फॉर 10 raised to power 5। तो जब हम हमेशा से सम को दोबारा रिकम्प्यूट कर रहे थे, सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं सिर्फ कुछ शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा दोनों सेट के बीच में, एंड बस इन सेट्स को आराम से मेंटेन करना है, सो दैट कोई ओवरलैपिंग या कहीं पर भी कुछ कोलिजन ना है। सो लेट्स सी दिस इन कोड की, हम कोड में कैसे करेंगे। सो बेसिकली I had created a map for frequency, and we had also maintained two sets. In set 1, I will be maintaining top x frequent elements, and at set 2 are the other elements in the window. And ये हमारी वेक्टर है जो हम आंसर में रिटर्न करने वाले हैं, and this is our sum which is initially 0. So हम क्या करेंगे, पहले हम इनिशियल ये एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये एक ऐड, रिमूव एंड अपडेट 3 फंक्शन बना रखे हैं, क्योंकि अपडेट हमेशा ऐड एंड रिमूव के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कुछ इम्बैलेंस तो नहीं है टॉप फ्रीक्वेंसीज, अगर है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सो ऐड फंक्शन क्या करने वाला है, हम सेट 1 के अंदर चेक कर रहे हैं क्या ये करंट एलिमेंट जिसको ऐड करना है क्या ये हमारे सेट में कंप्यूट कर रहा था कुछ अभी तक। अगर कंट्रीब्यूट कर रहा था तो वो सेट 1 में प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए हम उसको सम से इनिशियली माइनस कर रहे हैं, देन सम सेट 1 एंड सेट 2 से इरेज कर रहे हैं ताकि अपडेटेड फ्रीक्वेंसी है तो वापस डाल सकें। फ्रीक्वेंसी अपडेट करी, सेट 1 में वापस से डाल दिया, एंड सम में ऐड कर लिया उसकी फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैल्यू, एंड एक अपडेट फंक्शन कॉल कर दिया। अपडेट फंक्शन देखते हैं अभी कैसे अपडेट करेगा। सिमिलरली टू रिमूव एनी एलिमेंट सेम प्रोसेस होंगे, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट हो जाएगी एंड रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आर सेम, कि अगर सेट 1 में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको इनिशियली डिक्रीमेंट करते हैं, दोनों सेट से इरेज करते हैं, नई फ्रीक्वेंसी के साथ डालते हैं एंड रीबैलेंस कर देते हैं। बेसिकली ये रीबैलेंस या अपडेट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, दिस इज द मेन थिंग। यार अगर सेट 1 का साइज x से बड़ा है, क्योंकि हमें सिर्फ टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स यहाँ रखने हैं, तो यहाँ से मूव कराओ कि आप सबसे छोटा एलिमेंट बेसिकली x1 में, इफ दिस इज आर s1, हम यहाँ क्या मेंटेन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कॉमा एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी वो इनिशियली टॉप पे होगा, तो हम इस एलिमेंट को यहाँ से उठा करके सेट 2 में मूव करा सकते हैं, सो दैट नीचे सिर्फ टॉप x फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स बचे। तो अगर जब तक इसका साइज ग्रेटर देन x है, हम सारे एलिमेंट्स को उठा के सेट 2 में मूव करा देंगे। वही हम कर रहे हैं कि एक आइटरेटर ले रहे हैं बिगिन पर, उसको सेट 1 से इरेज करा रहे हैं, सम से उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सेट 1 में पड़ी हैं वो सारी सम को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अगर सम में कुछ एक्स्ट्रा है तो हटा दो एंड उसको वापस से सेट 2 में डाल दो, ये सेट 1 को बैलेंस करने का। एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन की यार अगर दोनों सेट्स को आपस में तो बैलेंस करना है कि टॉप के धर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टॉप के में से कोई एक एलिमेंट सेट 2 में अगर पड़ा है तो उसको वापस इधर आना पड़ेगा। सो उस केस में क्या कर रहे हैं, हम दो आइटरेट ले रहे हैं बेसिकली, एक सेट 2 के लास्ट में, दिस इज आर सेट 1, दिस इज आर सेट 2। तो यहाँ पर क्या पड़ा होगा, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, लीस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ सेट 1, यहाँ पर क्या पड़ा होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ सेट 2। तो यहाँ अगर मैं दोनों का इटरेटर ले लूँ, दिस इज माई ID1, दिस इज माई ID2, और मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, यार इफ दिस ID1 इज लेस देन माई ID2, तो क्या होना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए एंड इसको यहाँ आना चाहिए। इफ दिस ID1 इज लेस, तो मैं सम में से पहले तो डिक्रीमेंट कर दूँ, ये मेरा सेट 1 का पार्ट था तो मैं इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ। सिमिलरली सेट 2 से इरेज करके सेट 1 से इरेज करना है इसको, एंड दोनों को उल्टा डाल देना है कि सेट 2 वाली वैल्यू हम सेट 1 में डाल रहे हैं, सेट 2 और 1 वाली वैल्यू 2 में डाल रहे हैं, एंड सम को वापस अपडेट कर रहे हैं विद न्यू वैल्यू। दिस इज हाउ वी विल अपडेट। और अगर ये कंडीशन नहीं है कि लेस देन है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, देन वी विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लूप, एंड इस तरीके से हम अपडेट कर रहे हैं। तो अगर हम ये 3 फंक्शन इजीली लिख लेते हैं तो के साइज की विंडो को मूव कराने में हमारे पास कितना टाइम लगता है, हमने इनिशियली केस एलिमेंट्स को ऐड करा एंड उसका जो भी सम है वो आंसर में पुश बैक कर दिया, एंड उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट पे ट्रैवर्स करना है, न्यू एलिमेंट ऐड होगा विच इज नथिंग बट द ith इंडेक्स, एंड प्रीवियस एलिमेंट i माइनस के इंडेक्स को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम आवर विंडो, एंड हमेशा जो सम होगा वो हमारा अपडेटेड ही रहेगा, तो हम अपडेटेड सम को पुश बैक कर देंगे ना रहे एट लास्ट
return answer. So basically ये दो sorted containers maintain करने का एक approach है, and this is the same approach which can be used in many of the questions. So I hope you understood this approach and the question, and thank you so much for joining.